नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद सेना ने फायरिंग की और ड्रोन वापस लौट गए। बता दें कि पहला ड्रोन 1:45 पर देखा गया और दूसरा ड्रोन रात 2:40 पर देखा गया, जिसके बाद सेना ने फायरिंग की और ड्रोन वापस भाग गए। वहीं पाकिस्तान और आतंकियों की इस नापाक हरकत को देखते हुए सेना एक बार फिर से अलर्ट हो गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा सेना भी गहनता से आतंकियों की तलाश कर रही है और आतंकियों के किसी भी मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर कसे हुए है। बता दें कि इससे पहले रविवार को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन देखे गए थे और इसी तरीके से ड्रोन से हमला किया गया था। इसे किसी भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन हमला माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच गई और जांच अपने हाथों में ले ली। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख का ये कहना है कि मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जम्मू में ड्रोन से हुए हमले को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने इसे मोदी सरकार की नाकामी बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ड्रोन चाइनीज या अमेरिकन हो सकता है, जो कि इतना सफर करने के बाद भारत पहुंचा है। इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झुलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहां पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार? या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफर करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज हैं। मालूम करना चाहिए कैसे आया वहां पर, और आपकी नाकामी है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर लेह और लद्दाख में हैं। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों से मिल रहे हैं और सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस बीच आज राजनाथ सिंह लेह पहुंचे और लेह के कारू मिलिट्री सेंटर में जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन भी जवानों ने भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहादत दी है, देश उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। हमको अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया है। रक्षा मंत्री ने जवानों से कहा कि सरकार आपके साथ है, जो जब भी जरूरत आपको होगी सरकार आपके साथ खड़ी होगी। रक्षा मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कड़ा संदेश दिया और कहा कि जो भी आंख दिखाने की कोशिश करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप जैसे जवानों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं शीश झुकाकर आप सभी जवानों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। 1 साल का समय गुजर गया है। हमारे कुछ जवानों ने गलवान घाटी में जो अपना बलिदान दिया है, उन्हें भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी स्मृति को मैं नमन। भारत की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान उनकी शहादत को किसी भी सूरत में भूल नहीं सकता। इस 14th कॉर्प के 3rd डिवीजन की स्थापना मुझे जो बताया गया है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हुई थी। अपनी स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद जो मुझे जानकारी दी गई थी, 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भी आपकी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रही है। यह भारत के अंदर वकूबत है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मैंने यह भी कहा अपने पड़ोसी देशों के लिए, सदियों पहले भी हम पड़ोसी थे, आगे भी हम पड़ोसी रहेंगे, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे।
क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से सोमवार को 11:50 पर लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के कई मंत्री राष्ट्रपति का स्वागत करने पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। इस मौके पर राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रिजेश पाठक, मोहसिन रजा, स्वाति सिंह और मेयर संयुक्ता भाटिया ने भी राष्ट्रपति का स्वागत किया। ठीक 12:15 बजे के करीब राष्ट्रपति का काफिला राजभवन के लिए रवाना हो गया। चारबाग स्टेशन पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, डीजीपी पुलिस एच.सी. अवस्थी, पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी इस दौरान मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सोमवार को वह ट्रेन के जरिए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर यूपी सरकार में मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ट्रेन द्वारा चारबाग लखनऊ आए पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, खासकर लखनऊ के लोग बड़ी संख्या में, माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी, सब लोग आए हैं। हृदय तल से हम लोगों ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति महोदय जिस ढंग से सादगी से अपना जीवन उन्होंने पूरा व्यतीत किया है, हम लोगों के लिए एक संदेश है कि सर्वोच्च पद पर रहकर किस ढंग से साधारण ढंग से जीवन जिया जा सकता है। हम सब आह्लादित हैं माननीय राष्ट्रपति जी के स्वागत के ऊपर। ये राष्ट्रपति जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, अत्यंत सरल और अत्यंत विनम्र स्वभाव के हैं और अपनी धरती से प्यार करने वाले, और सब एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हम लोग उसी कार्यकाल में बीजेपी संगठन में काम किया है जब माननीय राष्ट्रपति जी पदाधिकारी हुआ करते थे, तो हम लोग भी उसी समय युवा मोर्चे का काम करते थे। और इनकी प्रतिभा, इनका संगठनात्मक कौशल और पूरे एक दूसरे में मिक्सअप होना, ये एक अपने आप में बिल्कुल अलग है। हम तो केवल आज स्वागत करने के लिए आए हैं, इसमें कहना क्या है। हम तो हृदय से स्वागत करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से बसपा दूर रही। बसपा ने इन चुनाव में अपना एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव न लड़ने की वजह बताई है। मायावती ने कहा कि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे। मायावती ने यहां पर ये कहा है कि हमने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो हम चुनाव लड़ते। इसके साथ ही मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। लेकर उस समय सभी पार्टियां काफ़ी चिंतित भी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि अब वही गलती बीजेपी भी इस चुनाव में दोहरा रही है, जिससे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं, जो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय भी है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। लेकिन यहाँ मैं इस चुनाव के संबंध में ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है, तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती और हमारे काफ़ी जिला पंचायत जो
जरूर चुनकर आते। हालांकि बीएसपी ने अपनी सरकार के समय में चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव हुआ हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि देश को उनसे सच्चाई की उम्मीद थी जो नहीं जानते सच क्या है। जब देश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत आई थी तब केंद्र ने वादा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज दी जाएगी, लेकिन अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस संख्या को 135 करोड़ कर दिया है। केंद्र के 135 करोड़ आंकड़ा वाला हलफनामा दायर करने के बाद से ही विपक्ष और अन्य राजनीतिक पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और लगातार जनता से झूठ बोला जा रहा है। इसी को लेकर सोमवार को राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी के इस ट्वीट में उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर की है। इसमें यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है, अब मिलेंगे 135 टीके। मई में था 216 करोड़ का वादा। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने बीते दिन भी पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने स्पेशल पुलिस अधिकारी और उनकी पत्नी बेटी की हत्या कर दी। इस मामले के बाद से हर कोई स्तब्ध है। अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के लोग उस डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट के प्रोसेस के हिस्सेदार भागीदार बन रहे हैं। उसमें कोई डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस उससे हताश निराश हैं, वो स्वाभाविक है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुँचे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इस तरह की जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, डिफीटेड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सीजीआई पब्लिक हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 ने हमें एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत है, ये सिखाया है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम तकनीक और डेटा द्वारा संचालित होना चाहिए। इससे हमें प्रमाण पर आधारित फैसले लेने में मदद मिलेगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। I think what we need to do is look ahead and see how we can strengthen our public health system, keeping in mind the lessons that we've learned from the past. And the reason why I think this is important is not only because of the current pandemic, but the last 15 years have shown us that for the future, we will have to be prepared for ongoing outbreaks and pandemics. If you look at what's happened in the last 15 years, we've had enough warnings. We had the bird flu outbreak, which was H5N1. We had the swine flu. We've had SARS, MERS, Ebola, Zika. A large number of viral outbreaks have happened in the last 15 years, which has happened because of viruses jumping species. पंजाब के अमृतसर में पंजाब रोडवेज में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा स्थायी नौकरी के लिए स्ट्राइक की जा रही है। स्ट्राइक कर रहे कर्मचारी का कहना है कि हमारी स्ट्राइक 3 दिन चलेगी। हम 2007 में आउटसोर्स के तहत भर्ती हुए थे। 2015 में हमारी परीक्षा भी ली गई। हमें अभी तक पक्का नहीं किया गया। हालांकि और जा रहा हूं, पर बस स्ट्राइक के कारण मुझे बहुत परेशानी हो रही है और इनकी जो डिमांड्स हैं दे आर जेन्युइन एंड गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट दीज डिमांड्स। 6 ਕੰਮ ਆ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 13-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ 4-5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ 2021 ਆ ਗਈ ਆ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के संगम एक धार्मिक स्थल पर कोरोना नियमों की उल्लंघना की जा रही है, जिसको लेकर पुलिस हरकत में आई है और कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को पकड़ा है। पूरे मामले पर एसपी का कहना है कि संगम पर श्रद्धालु आते रहते हैं और आज वहां 30 लोगों द्वारा झाड़ फूंक की कुछ गतिविधियां की जा रही थी जो कि अंधविश्वास से जुड़ी थी। उनकी निवारक गिरफ्तारी की गई है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसे देवी देव आते हैं, उनकी गंगा स्नान है हो रहा है उनका। अब वो उनके सिर में खेलेंगे, फिर गंगा स्नान जहाँ हो जाएगा उनके सिर में खेलेंगे, जब जैसे नवरात्रि में खेलते हैं। तांत्रिक नहीं है, ये देव है। तांत्रिक होता है तंत्र। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले पर लगातार प्रतिक्रियाएं रही हैं। इसी कड़ी में रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने भी दुख जाहिर किया। उनका कहना है कि दुख की बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इस हमले का जवाब देना जरूरी है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ड्रोन को इस्तेमाल किया गया है एयरबेस को टारगेट करने के लिए। देखिए, जम्मू एयरबेस इंडो पाक बॉर्डर से सिर्फ 14 किलोमीटर है, इसीलिए अट्रैक्टिव टारगेट है पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये डमी रन है पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, और यदि इसमें उनको लगता है कि वो सफल हुए हैं तो पाकिस्तान आर्मी स्केल अप करेगी, एनहांस करेगी ये ड्रोन एक्टिविटीज़। दुख की बात है कि आज की तारीख में हमारे पास फुल्ली ऑपरेशनल एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी खास ज़रूरत है। नेवी स्मैश 2000 प्लस इजराइल से लेने की कोशिश कर रही है। दोनों आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी सरकार स्मार्ट शूटर इजराइल से लेने की कोशिश कर रही है। जब तक ये नहीं आता है तब तक ड्रोन्स को हम अपने पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकते। प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे संभव है कि दुश्मन का ड्रोन या दुश्मन का बलून हमारे क्षेत्र में 14 किलोमीटर अंदर आ जाता है और हमको उसका आभास नहीं लगता। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि ऐसा भविष्य में न हो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, हम लोग का जो रिस्पांस होना चाहिए, रिस्पांस ऐसा होना चाहिए कि पाकिस्तान को ये भय लगे कि ऐसे ऐसे छोटी हरकतें करता है तो उसका जवाब हिंदुस्तान बहुत तगड़ा। जम्मू हमले पर बोलते हुए रक्षा विशेषज्ञ अनिल जयसिंह का कहना है कि भारत को अब ये संदेश मिल गया है कि आपके एयरबेस पर हमला हो सकता है। ये चेतावनी है जिसका जवाब देना जरूरी है। मैं सिर्फ इस बात पे ध्यान देना चाहता हूँ कि ये जो अटैक है, ये पहली बार है कि कोई फौजी इंस्टॉलेशन, फौजी अड्डा हमारा जिसमें ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी उड़ा सकता है। आप देखते हैं शादियों में आजकल ड्रोन से कितनी फोटोग्राफी हो रही है, ऊपर उड़ता रहता है और फोटो लेता रहता है। हर एक फंक्शन में आप देखते हैं ड्रोन यूज़ हो रहे हैं, और ये ड्रोन इतने छोटे हैं कि कोई रेडार इनको नहीं डिटेक्ट कर सकता, इतने हाइट पे होते हैं कि कोई रेडार इनको पकड़ नहीं पाएगा, और खाली वो एक आपको नज़र आएंगे। अगर रात के टाइम है तो नज़र भी नहीं आएंगे, और कोई रिमोट कंट्रोल में उसको ऑपरेट कर रहा है तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ऑपरेट हो रहे हैं। एक बात तो है कि ऐसा ड्रोन जो इसमें लगता है इस्तेमाल जो हुआ होगा, वो ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोसिव पेलोड भी नहीं इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता था, पर एक संदेश आपको मिल गया, एक मैसेज आपको दे दिया गया है कि हम आपके बेस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, आप कितनी भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा के रखें। ये जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा वायुसेना का एयरबेस है। पठानकोट में एक बार हमला हो चुका है और उसके बाद अब ये जम्मू में किया गया है। तो मेरे ख्याल से एक तो ये देखना है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, आपका जो एयर स्पेस मैनेजमेंट है, उसको ऐसा कैसे बनाया जाए कि अभी जो नए नए किस्म के ट्रांसनेशनल थ्रेट्स आ रहे हैं और जो सब कन्वेंशनल वेपन्स आ रहे हैं, जो एसिमेट्रिक वेपन आ रहे हैं जैसे ड्रोन हैं, इनको अब हम कैसे काउंटर करें। यूपी में ओवैसी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच एआईएमआईएम के मायावती संग गठबंधन पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि मायावती ने ऐसी किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। इन सभी स्थितियों पर कांग्रेस सांसद केटीएस तुलसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। All efforts to prevent splitting of votes
I don't know whether eventually Mayawati will align with the opposition or with the BJP. But whatever they are doing is to ensure that there is minimum splitting of votes. But I'm sure that the opposition, on the other hand, is certain to unite and ensure that the opposition vote is not split up. Well, of course, the thing is that BJP is now fighting with the back to the wall. There is so much of resentment amongst the people that it seems, according to the media reports, it seems that the winning UP for BJP is a pipe dream. We hope and pray that everybody gets vaccinated before the third wave hits us. And there is a great amount of fear that it may get accelerated. If we open completely, then there is a danger that it may spread wide, and just like in the second wave, there was so much of mayhem and loss of lives. Lakhs of people lost their lives, if not crores. So we only hope that God will be merciful. रविवार देर रात जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के हरीपरी गांव इलाके में आतंकियों ने कायराना हरकत की। आतंकियों ने एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें एसपीओ फयाज अहमद, पत्नी और बेटी की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए और जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बड़ा स्पष्ट है कि पाकिस्तान आतंकी हमले करने से बाज नहीं आ रहा, वो लगातार आतंकवादी भारत में भेज रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वहाँ पर पुलिस ने कहा है कि वह तुरंत इस पर कार्रवाई कर जो लोग इसके पीछे हैं उनको तुरंत उनको पकड़ेंगे और उन पर कार्रवाई होगी। सर की बड़ी साजिश को ये दिखता है कि अब पाकिस्तान ये जो छद्म युद्ध की जगह अब सीधा युद्ध करने में उतारू है। और ये अब जानकारी ऐसी मिली कि ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वहाँ की पुलिस वहाँ पर जो बाकी सिक्योरिटी के लोग हैं उसकी चिंता करेंगे। एनआईए इस केस को देख रही है और जल्द पूरा इसका खुलासा होगा, परंतु सुनिश्चित है इसका भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। लेह की परिस्थिति का जायजा लेने के लिए और वहाँ पर हमारी जो फोर्सेस हैं उनका हौसला बुलंद करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर साहब वहाँ पर हैं। और जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सड़क की, पुल की, जहाँ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसकी भी चिंता डिफेंस मिनिस्टर साहब करेंगे। कि लोकतंत्र है, हर पार्टी को अपना फैसला लेने का अधिकार है, परंतु मैं चाहूँगा ओवैसी साहब अपना मैनिफेस्टो जरूर क्लियर करें। वो किस मैनिफेस्टो पर, किस एजेंडा पर वहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भारत के कानून के अंतर्गत कंप्लायंस करना पड़ेगा। उनका कोई अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई होगी उनकी तरफ से, जिनको नियुक्त किया गया, अगर वो छोड़कर जाएगा तो उनको दूसरा अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, परंतु तीनों अधिकारी उनको नियुक्त करने पड़ेंगे। और अगर लोगों को कोई शिकायत होगी तो उसकी तत्कालीन उसकी चिंता भी उनको करनी पड़ेगी। और जब तक नहीं करेंगे, जब तक कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़।